हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं नाम फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे डीमेरिट इनकम एंड क्लबिंग ऑफ इनकम के एग्जामिनेशन क्वेश्चन। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन सेकंड। इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इज द इनकम ऑफ वन पर्सन ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। किस सर्कमस्टांसेस के अंदर, किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो एक पर्सन की इनकम वो ट्रीट की जाती है कि ये एक पर्सन उस पर्सन की इनकम नहीं है, ये दूसरे पर्सन की इनकम है। इसके बाद है इसके अंदर और के अंदर क्वेश्चन क्या दिया है गया है, अंडर विच सर्कमस्टांसेस द इनकम ऑफ अदर पर्सन कैन बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ असेसी अंडर द इनकम टैक्स। कौन से सर्कमस्टांसेस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जिनके अंदर क्लबिंग ऑफ इनकम की जाती है। इनकम जो जैसे कि इसने पूछा है कि जो फर्स्ट पर्सन की इनकम हो वो सेकंड पर्सन की इनकम क्यों ट्रीट की जाती है। इसके अंदर और के अंदर एक क्वेश्चन और दिया गया है, NSSC does not only pay tax on his income, own income, but he is liable to pay tax on another income। एक एसएससी जो होता है वो किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर ऐसे लाइबल होता है कि वो अपनी इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करे और जो दूसरे की इनकम है उसके ऊपर भी वो टैक्स पे करे। सर्कमस्टांसेस पूछे गए हैं, घुमा फिरा के एक ही बात पूछी गई है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर जो पहला पर्सन है वो ट्रीट की जाता है कि वो उसकी जो इनकम है दूसरे पर्सन की इनकम है उसके ऊपर क्यों टैक्स पे करे, क्यों उसके अंदर वो क्लबिंग की जाती है। और ये क्या अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है इसके अंदर ही, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीगेशन ऑफ इनकम एक्सप्लेन। एग्रीगेशन ऑफ इनकम क्या होती है एक्सप्लेन करना है हमें। सबसे पहले है एन एसएससी इज नॉट ओनली लाइबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज ओन इनकम फ्रॉम द टैक्स पर्पज। अकेला एसएससी ही नहीं होता है कि वो लाइबल है कि टैक्स उसको ही पे करना है, एसएससी को ही पे करना है, बट ही इज़ लाइबल टू मे एक्सटेंड्स टू सम अनदर पर्सनस। वो लाइबल है कि वो भाई अपना जो टैक्स है वो किसी अनदर पर्सन को एक्सटेंड कर सकता है ऑल्सो। एंड द स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट जो ये ट्रू है इन द फॉलोइंग मेंटेन केसेस। इन केसेस के अंदर जो एसएससी है वो अपना जो टैक्स बर्डन है वो दूसरे पर्सन के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकता है। सबसे पहले क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ मनी विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स। आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे की बिना एसेट्स को ट्रांसफ़र करिए, अंडर सेक्शन 60 के अंदर आएगा ये। वेयर अ पर्सन ट्रांसफ़र इनकम राइजिंग फ्रॉम एन एसेट्स बट नोट ट्रांसफ़र द ओनर्स ऑफ सच एसेट्स। मतलब कि कोई पर्सन है वो अपनी इनकम जो अराइज हो रही है एसेट्स की वो ट्रांसफ़र कर रहा है, बट वो अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है उन एसेट्स की कि वो ओनर ही रहेगा। सच इनकम शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। वो जो इनकम वो टैक्स की चार्जेबल में रहेगी इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। जो ट्रांसफरर है उसके हैंड में उसको चार्ज करी जाएगी, वो इनकम टैक्स उससे लिया जाएगा। इंक्लूडेड इन हिज टोटल इनकम, वो उसकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। द क्लबिंग शैल ऑलवेज इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच ट्रांसफर इज इरेबल और नॉट। इसके बाद है रियूएबल ट्रांसफर फॉर ऑफ एसेट सेक्शन 61 के अंदर आएगा ये। ऑल इनकम्स राइजिंग टू एनी पर्सन्स बाय variety of renewable transfer of assets shall be chargeable to tax as the income of transferor and shall be included in total income। रियूएबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स, जो रियूएबल एसेट्स होती है उनका ट्रांसफ़र जो होता है वो भी हम उसकी जो इनकम होती है वो चार्जेबल जो होगी, वो जो ट्रांसफ़र ही है एसेट्स ऑफ ट्रांसफर शैल बी चार्जेबल, उसके अकाउंट के अंदर चार्जेबल होगी, उसके जो ट्रांसफरर है उसकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। वो ट्रांसफरर जो है वो उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। इसके अंदर क्या एजम्पशंस दी गई हैं, इन द फॉलोइंग केसेस द इनकम फ्रॉम एसेट्स हुज ट्रांसफर इज रियूएबल इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर। जो रियूएबल जो हमारी एसेट्स हैं वो ट्रांसफ़र की गई हैं वो इंक्लूड नहीं की जाएंगी ट्रांसफरर के अंदर। व्हेन द ट्रांसफर इज मेड बाय वे ऑफ ट्रस्ट, जब वो ट्रांसफरी जो है वो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफ़र करता है। एंड ट्रस्ट इज़ नॉट रियूएबल, क्योंकि जो ट्रस्ट होता है वो रियूएबल नहीं होता है, लाइफ टाइम नहीं चलता है, बेनिफिशियल नहीं होता है। व्हेन द ट्रांसफ़र मेड द डायरेक्ट ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफरर है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है। एंड ट्रांसफरी विच इज़ नॉट रियूएबल, जो रियूएबल नहीं होंगी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम के लिए। इसके बाद रियूएबल ट्रांसफ़र क्या होती है, पर्पज़ मीन्स क्या होती है इसके अंदर क्या है, ट्रांसफरी कंटेनिंग में एनी प्रोविजंस फॉर री ट्रांसफरिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हु all or any part of the income of or assets to be the transferor। A transfer which in
transferee in which any way of giving the transferor at the right time and assumptions power directly or indirectly over the wholly or any part of the income or assets। कोई भी ट्रांसफरर है जिसने ट्रांसफर ही की है राइट टाइम पे, रीएजम्पशंस की है, पावर एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली की है, तो वो भी इसके अंदर एजम्प्ट की जाएंगी। इसके बाद है इट मे बी नोटेड दैट इवन इट इज़ अ इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इनकम बट द ट्रांसफर्ड एसेट्स इंश्योर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसफरी, क्योंकि जो ट्रांसफर एसेट्स हैं वो इंश्योर करें कि जो ट्रांसफरी उसको बेनिफिट हो। एंड द होल ऑफ द इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरी, जो सारी इनकम है वो ट्रांसफरी के इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी, ट्रांसफरी की इनकम के अंदर उसको हम इंक्लूड करेंगे। इसके बाद है इनकम ऑफ स्पोज यूज सेक्शन 64 के अंदर आएगा ये। इसके अंदर क्या है, वेल कंप्यूटिंग ऑफ द टोटल इनकम, जब हम कंप्यूट कर रहे हैं टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, इनकम ऑफ द स्पोज यूज ऑफ एन इंडिविजुअल शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल, जो इनकम है उसकी वो इंडिविजुअल की इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। इफ़ एन इनकम अराइज फ्रॉम द स्पोयूज, जो स्पोयूज वगैरह से हमें जो इनकम अराइज हुई है, शैल बी बाय सैलरी कमीशन फीस एंड रेम्युनरेशन सच एज सैलरी फीस रेम्युनरेशन कंसर्न से जो हमें इनकम मिली है वो इंडिविजुअल की इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। एजम्पशंस क्या दी गई हैं, इफ़ द पेमेंट अबाउट द टैक्स रेम्युनरेशन, जो अपने टैक्स की रेम्युनरेशन पे की है, और ड्यू अगर आपकी वो ड्यू है, एंड टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पोज्यूज, द क्लबिंग ऑफ प्रोविजन शैल नॉट बी अप्लाई, जो क्लबिंग है प्रोविज़न का वो अप्लाई नहीं किया जाएगा, रेम्युनरेशन पेड किया जाएगा स्पोज्यूज की इनकम के अंदर, उसकी इनकम के अंदर। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड टू द स्पोज्यूज, सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 के अंदर आएगा ये। अगर जो ट्रांसफ़र की गई है इनकम एसेट्स की स्पोयूज के द्वारा जो हमें मिली है, जैसे कि जो हमें मिलती है सैलरी कमीशन फीस एंड रेम्युनरेशन से जो कंसर्न से हमें मिलती है, इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल ट्रांसफ़र डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ट्रांसफ़र कर सकता है एसेट्स ऑफ द स्पोयूज विदर एनी एडोक्वेट concerns and the connections of agreement lied apart any time from the such transferred assets shall be included in the total income and transfer is not included in total income of spouse। relationship of husband and wife must rest, जो must exist as the both of the time, जो relationship है husband and wife की वो exist करेगी, exist होगी both the time at the time when the assets is transferred, जब assets transfer की हैं तो ऑल्सो एट द टाइम, उस टाइम पे भी उनकी रिलेशनशिप रहेगी, एंड व्हेन एनी समराइज देयर फॉर्म, तो उस टाइम पे भी उनकी रिलेशनशिप रहेगी। इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ, आपकी बहू की जो इनकम है, डॉटर इन लॉ मतलब हम बोलेंगे जो आपके बेटे की वाइफ, जो जिसको बोलते हैं हम डॉटर इन लॉ बहू। इफ़ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी एसेट्स टू डॉटर इन लॉ, कोई इंडिविजुअल ट्रांसफर करे अपनी एसेट्स को डॉटर इन लॉ को ऑन और आफ्टर 31st March 1961, otherwise then for advocate concerns any income arising from such transferred assets shall be included in the total of transfer। तो जो ट्रांसफर है उसकी इनकम के अंदर ये इंक्लूड की जाएगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर वो ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी जो बहू है डॉटर इन लॉ है उसको अपनी जो एसेट्स उनको ट्रांसफ़र कर रहा है। इसके बाद है इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफ़र आपने की है पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर फॉर स्पेसिफिक यूज़ के लिए, जो इंडिविजुअल है उसने ट्रांसफ़र किया एसेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अडॉप्ट की कंसर्न एंड पर्सन एसोसिएशन ऑफ पर्सन इमीडिएटली ड्राइव होगा बेनिफिट जो है हिज और हर का अराइजिंग सच एसेट्स, वो इंक्लूड किया जाएगा टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर एंड बेनिफिट लेगा स्पोयूज। इसके बाद है इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर की गई एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो बेनिफिट लेगी डॉटर इन लॉ, सेक्शन 64 के अंदर आएगा ये। इफ़ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एन एसेट्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन 31 मई 1961 विदाउट एडवोकेट कंसिडरेशन, कोई भी एडवोकेट की कंसिडरेशन के बिना बेनिफिट क्या होगा डॉटर इन लॉ लेगी। एनी अमाउंट अराइज हो रही है सच एसेट्स की वो इंक्लूड की जाएगी टोटल इनकम के, ट्रांसफरर जो है उसकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी टू एक्सटेंस एंड विथ अमाउंट फॉर इमीडिएट और ड्राइव बेनिफिट फॉर डॉटर इन लॉ, तो उसका जो बेनिफिट होगा वो डॉटर इन लॉ लेगी। इसके बाद है इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपको कोई इनकम बिजनेस से अराइज हो रही है वेर इंडिविजुअल ट्रांसफर में एसेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पोयूज इन द डॉटर इन लॉ या सन्स वाइफ जिसको हम बोलते हैं, मैंने बताया वो उसको अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसेट्स ट्रांसफ़र की जा रही हैं तो एंड सच एसेट्स हैज़ बीन इन्वेस्टेड, वो इन्वेस्ट की जाएंगी ट्रांसफरी के अकाउंट के अंदर इन फॉलोइंग मैनर के अंदर। एनी बिजनेस नो बीइंग इन नेचर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम बीइंग एडमिटेड इन बेनिफिशियल पार्टनर्स इन द फर्म, कोई भी बेनिफिशियल पार्टनर
एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर, देन द अमाउंट कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरी। तो जो अमाउंट है वो ट्रांसफरी की टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। हम कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ एसेट्स ट्रांसफर की है हमने बाय द ट्रांसफरी ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ट्रांसफरी, मल्टीप्लाई करेंगे इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरी, तो हमारी जो वैल्यू है वो निकल आएगी। इन एनी बिजनेस द नेचर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म देन द इंटरेस्ट रिसीव जो हो रहा है हमें फर्म के द्वारा वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अंदर आएगा, इंक्लूड किया जाएगा ट्रांसफरर की इनकम के अंदर। कैपिटल प्रोवाइडेड बाय ट्रांसफरर डिवाइड बाय टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ट्रांसफरी, मल्टीप्लाई करेंगे हम इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ट्रांसफरी फ्रॉम द बिजनेस। इसके अंदर 9 पॉइंट क्या है? इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड। कोई माइनर चाइल्ड को इनकम जो अर्न हो रही है, द इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ द पार्ट पेरेंट्स। जो उसके पेरेंट्स हैं उनकी इनकम के अंदर जो माइनर चाइल्ड की इनकम होती है वो इंक्लूड की जाएगी। माइनर चाइल्ड कौन सा होता है? जो 18 बिलो होता है। द पेरेंट्स इन हुज हैंड द माइनर इनकम इज क्लबिंग, वो क्लब की जाएगी एजम्पशंस द इंक्लूडिंग, अगर उसकी जो इनकम है इनकम सो इंक्लूड 500 पर चाइल्ड, वेदर इज लेस, अगर लेस है तो द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, वो इनकम ऑफ पेरेंट्स के अंदर इंक्लूड की जाएगी इन फॉलोइंग बेसिस। वेयर द मैरिज ऑफ हिज पेरेंट्स subsides in the income of that parents will be total income of the greater, अगर उनकी टोटल इनकम ज़्यादा है। वेयर द मैरिज ऑफ पेरेंट्स इज नॉट सब्सटीट्यूट एंड द इनकम ऑफ पेरेंट्स मेंटेन इन द माइनर चाइल्ड एंड प्रीवियस ईयर, जो वो अगर वो इनकम जो है माइनर चाइल्ड की वो प्रीवियस ईयर के अंदर मेंटेन कर रहे हैं। इसके बाद इसके एजम्पशंस क्या हैं फॉलोइंग इनकम के अंदर? एक्सपेक्टेशंस क्या है इसके अंदर? इनकम ऑफ मैनुअल वर्क डन बाय द माइनर, इनकम ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से उसको इनकम अर्न हो रही है। इनकम और फिजिकल और मेंटली एंड हैंडीकैप माइनर चाइल्ड, कोई इनकम है मतलब आपको इनकम अर्न हो रही है, जो आपका जो चाइल्ड है वो हैंडीकैप्ड है, मतलब वो हैंडीकैप चाइल्ड से जो इनकम अर्न होती है जैसे वो पैसे मिलते हैं तो वो इनकम। इसके बाद माइनर चाइल्ड इंक्लूड है स्टेप चाइल्ड, उनको हम स्टेप चाइल्ड भी बोल सकते हैं, एंड अडोप्टेड चाइल्ड चाइल्ड है वो भी इंक्लूड होगा। इसके बाद 10th पॉइंट हमारा क्या है? इनकम फ्रॉम कन्वर्टेड प्रॉपर्टी। जो कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है, इफ़ एन इंडिविजुअल हु इज़ मेंबर ऑफ HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई मेंबर है, कन्वर्ट करा है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन 31 दिसंबर 1969 विदाउट एडवोकेट कंसिडरेशन, जो इनकम हराइज होगी उस प्रॉपर्टी से डिमेडिट की जाएगी इनकम ऑफ ट्रांसफरी के अंदर एंड नॉट इंक्लूड इन HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। वे सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इज सिक्वेंटली प्रॉपरली वो वेयर सच कन्वर्टेड प्रॉपर्टी इज सिक्वेंटली pretended the income from converted property received by the spouse of the individual will be included in the income of individual and who's converted the property. इसके बाद बी नेमिंग ट्रांजेक्शंस। बी नेमिंग ट्रांजेक्शंस इज एक्शंस इन विच अ पर्सन पर्पज adherence of the text and entire into the transaction on the name of the person whether the name of the real person। विनिमय ट्रांजेक्शन्स कौन सी होती हैं? जिसके अंदर आप ट्रांसफ़र करता है एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पे, जैसे आपने बोला पैसे को ट्रांसफ़र करते हैं उसको बोलेंगे बी नेमिंग ट्रांजेक्शन। बी नेमिंग ट्रांजेक्शन इज अ ट्रांजेक्शन एक्शन विच अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग द टैक्स को अवॉइड करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स हैं एंटायर इनटू अ ट्रांजेक्शन ऑन द नेम ऑफ द पर्सन अदर देन द रियल नेम, जो उसका रियल नेम है उससे अलग नाम से, जैसे फेक नेम से अपनी ट्रांजेक्शन्स करवाता है। सबो यूज़ का मतलब मैंने आपको नहीं बताया था, आप सोच रहे हो सबो यूज़ का मतलब क्या होता है। सबो यूज़ का मतलब होता है पति या पत्नी, उन दोनों में से मतलब कोई भी उसका अपना हिस्सा लेता है उसका बोलते हैं सबो यूज़। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? मिस्टर राम गिफ्टेड 80,000 टू हिज वाइफ इन द बिगिनिंग ऑफ 2020 and 2021. Besides this, his wife purchased a house worth is 160,000. The source of funds were 30,000 gift from her husband, 60,000 is personal assets and 20,000 loan from a private party. She rented the building at a 1,000 per month. After payment of the loan, she invested surplus amount with a merchant.
सबसे पहले इसने बोला है एक राम है, राम ने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया है 80,000 रुपये पहले। उसके बाद उसने परचेज़ किया 1 लाख, जो परचेज़ किया एक हाउस जो 1,60,000 का है। उसका सोर्स क्या था फंड का? सबसे पहले तो उसके हस्बैंड ने 80,000 उसको गिफ्ट दिए, 60,000 उसकी पर्सनल एसेट्स थी एंड 20,000 का उसने प्राइवेट पार्टी से लोन लिया है। उसके बाद बोला है उसने जो अपनी बिल्डिंग है वो रेंट पे चढ़ा दी है, कितने रुपए में? 1,500 रुपये पर मंथ वो उस पर चार्ज कर रही है। इसके बाद क्या है, द असेसिंग ऑफिसर वांट्स टू ऐड द रेंटल इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम इन द इनकम ऑफ द हस्बैंड। जो असेसिंग ऑफिसर है वो रेंटल इनकम को उसके अंदर ऐड करना चाहता है और जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है उसके अंदर उसको ऐड करना चाहता है हस्बैंड की इनकम के अंदर। इज द असेसिंग ऑफिसर जस्टिफाइड इन हिज एक्शन? उसके एक्शन से वो जस्टिफाइड है या नहीं है? इफ शी शैल सेल द हाउस इन 2 लाख, अगर वो 2 लाख रुपए में उस हाउस को बेच रहा है इन 2019 एंड 20 के अंदर, हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स ऑन कैपिटल गेन? कौन लाइबल है कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग उसको पे करने के लिए? इसके अंदर क्या दिया गया है कि मिस्टर राम है उसने अपनी पत्नी को 80,000 रुपये दिए हैं गिफ्ट के अंदर। उसके बाद उसने एक घर खरीदा है, वो है 1,60,000 का। उसके पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? एक तो उसने 80,000 उसके हस्बैंड ने गिफ्ट दिया, 60,000 उसकी पर्सनल एसेट्स थी और उसने एक लोन लिया है। अब उसने जो बिल्डिंग है वो 1,500 रुपये पर मंथ उसने रेंट पे चढ़ा दिए। अब जो असेसिंग ऑफिसर है वो क्या बोल रहे हैं कि जो उसकी रेंटल इनकम है, जो इंटरेस्ट है वो हस्बैंड पे करेगा, उसकी इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो क्या वो जस्टिफिकेशन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। मिस्टर राम मिस्टर राम ने ट्रांसफ़र किए 80,000 विदाउट एडवोकेट कंसिडरेशन, कोई भी एडवोकेट कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग, और इज कनेक्टिंग विद द एग्रीमेंट टू लाइफ पार्टनर, उसके लाइफ पार्टनर के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। हैंस द इनकम ऑफ 80,000 इज लाइबल टू टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ, क्योंकि वो इनकम है राम की तो वो टैक्सेबल उसके हैंड में ही होगी। इन द नेचर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन एज अ पार्टनर इन अ फर्म, जो नेचर है कैपिटल कंट्रीब्यूशन का इन ए पार्टनर के फर्म के अंदर, द इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है रिसीवेबल फ्रॉम द फर्म, सच कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर, जो ट्रांसफर की इनकम है उसके अंदर वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंक्लूड किया जाएगा। इसके अंदर क्या है, एज पर द अबव प्रोविजन, जो प्रोविजन बताया गया है ऑफ द एक्ट, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द असेसिंग ऑफिसर इज नॉट जस्टिफिकेशन इन हिज एक्शन। जो असेसिंग ऑफिसर वो जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है उसके एक्शन के अंदर, क्योंकि भाई उसकी जो रेंटल इनकम है, जो इंटरेस्ट है, शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर राम्स वाइफ, वो टैक्सेबल होगा उसकी राम की वाइफ में। राम का ने तो वो पैसे उसको दे दिए हैं उसकी वाइफ को, जब वो प्रॉपर्टी से जो रेंट वो ले रही है, इंटरेस्ट वो ले रही है, तो पैसे भी वही देगी, टैक्स भी वही पे करेगी, राम क्यों पे करेगा भाई? तो एंड नॉट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राम बिकॉज ही इज़ नॉट इन्वेस्टेड इन द मनी ऑफ बिजनेस, क्योंकि उसने इन्वेस्ट नहीं किया वो मनी बिजनेस के अंदर, उसने तो अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया था। एंड नथिंग इज मेंटेन इन द एक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसफर इन द हाउस प्रॉपर्टी इफ शी शेल द हाउस इन, अगर वो बेचती है 2 लाख के अंदर उसका हाउस, उसके हाउस को 2019 के अंदर, देन द कैपिटल गेन अराइज, जो जब वो कैपिटल गेन जो अराइव्स होगा वो उसके राम के हैंड में आएगा। इफ़ शी वुड हैव इन्वेस्टेड द मनी इन द बिजनेस, देन द प्रोपोर्शन इनकम वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर राम, जो इन्वेस्टेड किए उसने बिजनेस के अंदर, जो प्रपोजल है वो फिर टैक्सेबल होगा मिस्टर राम के हैंड के अंदर। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे जो क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द इनकम फ्रॉम द फर्म अंडर डिवाइडेड इनकम, और जो हमारा एक क्वेश्चन इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।